हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार एसआर क्लासेस के अंदर। और हम आज पढ़ेंगे कक्षा 10 का जो चौथा पाठ है, जिसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। उसका दूसरा पार्ट, मतलब कि दूसरा भाग जो है हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, दूसरा वीडियो है इसका। पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो भारत के अंदर जो बाजार है वो परिवर्तन हुआ और किस प्रकार से भारत के अंदर जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो किस तरीके से आई, और बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, निवेश किसे कहते हैं, विदेशी निवेश किसे कहते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा। और हमने ये भी पढ़ा कि क्या क्या जरूरतें होती है एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की, और क्या क्या कार्य होते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी के। अच्छा, बहुराष्ट्रीय जो है ना, बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है ना, एक चीज और बता देता हूं मैं, दो तरीके से काम करती है। काम करने का जो तरीका है, दो तरीके से काम करती है बहुराष्ट्रीय कंपनी। पहला तरीका यह है कि या तो जो सामने छोटी छोटी जो कंपनियां हैं उनके साथ मिलकर के काम करो, ठीक है, उनके साथ मिलकर के काम करेंगे तो छोटी कंपनियों को बहुत ज्यादा लाभ होगा। क्यों लाभ होगा? पहले तो उनको काम करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए अवसर मिलेंगे, और जो बहुराष्ट्रीय कंपनी जो उनके साथ मिली है वो उनको बड़ी बड़ी मशीनें खरीदने के लिए पैसे भी देगी, निवेश भी करेगी, तो उससे छोटे जो लोकल कंपनियां हैं उनको भी फायदा होता है। लेकिन कभी कभार क्या करती है ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है, छोटी कंपनियों को खरीद लेती है और खरीद करके फिर उसके अंदर उत्पादन को बढ़ाती है, उसमें निवेश करती है। जैसे भारत की एक फेमस कंपनी थी जिसका नाम था पारक फूड्स, उसको एक विदेशी कंपनी ने, कारगिल नाम की एक कंपनी थी, उसने खरीद लिया। खरीदने के बाद उसके उत्पादन में वृद्धि की और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया। तो इस प्रकार छोटी कंपनियों को जो है खरीद लिया करते थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं। तो वैश्वीकरण की दो लाइनें मैं बता देता हूं। पहला है जो आपके बुक में दी गई है, वैसे तो मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको बताया भी था कि विश्व के सभी देशों को व्यापार के नजरिए से जोड़ना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। या विश्व में फैले व्यापार के जाल को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। यह अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। बुक की लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है? विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध, यानी कि जितने भी देश है उनके बीच में जो परस्पर जो व्यापारिक संबंध है वो क्या कहलाते हैं? वैश्वीकरण कहलाते हैं। तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया, यानी कि पूरे विश्व को एक करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? वैश्वीकरण। यह आपके बुक के अंदर दिया गया। उसके बाद आता है कि वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वैश्वीकरण को प्रभावित करते हैं या वैश्वीकरण को संभव बनाने के लिए जरूरी है। तो पहला है सूचना एवं प्रौद्योगिकी। ध्यान दीजिएगा, मेरे को यह बताइए, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी बिना टेक्नोलॉजी के चल सकती है? पॉसिबल ही नहीं है आज के जमाने में। मान लीजिए कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उसके अंदर कोई मोबाइल यूज नहीं करता, कोई कंप्यूटर यूज नहीं करता, सारे मतलब कि कॉपी किताबों से ही काम करते हैं, ठीक है, मेल वेल कुछ नहीं है, मोबाइल कुछ है ही नहीं, वो कंपनी आज चल ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आज प्रौद्योगिकी और सूचना का इतना ज्यादा मतलब विकसित हो चुकी है ये, कि इनके उपयोग के बिना हम जी भी नहीं सकते। आज आप पढ़ रहे हो प्रौद्योगिकी की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, हम पढ़ा रहे हैं तो वो टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। तो आज जो है हर किसी के लिए टेक्नोलॉजी जरूरी हो गई। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है वो भी टेक्नोलॉजी पर ही चलती है।
किसी को ईमेल करना है, ठीक है, ईमेल करके कुछ मंगवाना है, या मान लो प्रोडक्ट डिलीवर करना है कहीं पर, या कोई जो है टेक संबंधी जो न्यूज है और है वो सारी की सारी देखनी हो, ठीक है, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, सूचना एवं प्रौद्योगिकी में आता। आपके लिए एक प्रश्न है, प्रश्न ये है कि जो इंटरनेट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब कि बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए बहुत ही महत्व रखता है इंटरनेट। इंटरनेट का आविष्कार किस कार्य के लिए किया गया था? सबसे पहले जो इंटरनेट बना था वो किस काम के लिए बनाया गया था? यह आपका प्रश्न है। जिसको आता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, ध्यान रखना। उसके बाद आता है व्यापार अवरोधक। ये व्यापार अवरोधक क्या है? ध्यान दीजिएगा, जैसे कि भारत या कोई भी देश है, वो अपने देश में आयात और निर्यात की स्थिति को कम ज्यादा करना चाहे तो कर सकता है। कैसे? अगर वो चाहता है कि दूसरे देशों का जो सामान हमारे देश में आ रहा है वो कम आए, तो वो क्या करेगा? उस पर कर लगा देगा, टैक्स लगा देगा, टैक्स ज्यादा लगा देगा, ठीक है। और टैक्स ज्यादा लगाएगा तो सीधी सी बात है, अगर दूसरे देश की जो कंपनियां हैं उनको प्रॉफिट नहीं होगा तो वो क्यों आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो वो यहाँ पर इस तरीके से जो है वो आयात निर्यात को कम ज्यादा किया जा सकता है। और ऐसे कर लगाने को ही क्या बोलते हैं? व्यापार अवरोधक बोलते हैं। मतलब एक तरीके से प्रतिबंध लगा दिया, कर लगा दिया, व्यापार अवरोधक। अब बात यह है, उदारीकरण किसे कहते हैं? उदारीकरण किसे कहते हैं? अब देखो, हर कोई देश इस तरीके से प्रतिबंध लगा करके रहेगा तब तो भाई सीधी सी बात है, वैश्वीकरण को बढ़ावा कैसे मिलेगा? कैसे पूरा विश्व एक हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो ऐसे प्रतिबंधों को हटाना ही क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है। व्यापार अवरोधक प्रतिबंध लगाना है या जो भी है कर लगाना, और उन्हीं प्रतिबंधों को हटाने का कार्य ही उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? उदारीकरण। ऐसा काम जो अवरोधक है, व्यापार अवरोधक है, वो भारत ने भी लगाया था। जब भारत आजाद हो गया था तो भारत को एक डर था कि भारत की जो छोटी छोटी कंपनियां हैं वो बड़ी बड़ी जो विदेशी कंपनियां हैं उनसे प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन नहीं कर पाएगी। और उनको डर था कि कहीं जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर राज किया, कई और कंपनी आकर के राज कर लेगी। तो इसी डर से भारत ने व्यापार अवरोधक लगाया, ठीक है। और कुछ 20-25 सालों तक यह व्यापार अवरोधक लगा करके रखा, जिससे जो छोटी कंपनियां थी भारत की वो ऊपर उठने लगी। 1991 में जब भारत को ऐसा लगा, ठीक है, लगभग 40 साल तक रखा था ये अवरोधक। तो जब भारत को ऐसा 1991 में लगा कि हां अब हमारे देश की जो कंपनियां हैं वो कंपटीशन के लिए तैयार है, तब उन्होंने अवरोधक हटा दिए। तो ध्यान रखना कि भारत ने भी इन व्यापार अवरोधक का यूज किया है। वापस से बता देता हूं, व्यापार के अंदर दूसरे देशों से जो व्यापार हो रहा है उसमें प्रतिबंध लगाना, कर लगाना, जो कि आयात निर्यात को ज्यादा कम करने के लिए किया जाता था, उसे व्यापार अवरोधक कहते हैं। और इस व्यापार अवरोधक को या प्रतिबंधों को हटाने का कार्य ही उदारीकरण कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया है। ठीक है, अब बात यह आती है कि ये जो उदारीकरण का कार्य है, मतलब कि ये प्रतिबंधों को हटाने का कार्य है, वो तो उदारीकरण कहलाता है, लेकिन ये प्रतिबंध हटाता कौन है? तो एक संगठन है। क्या है? संगठन है जिसका नाम है विश्व व्यापार संगठन। क्या नाम है? विश्व व्यापार संगठन। और इस संगठन के अंदर कुल 160 देश सदस्य हैं। कितने हैं? 160 देश जो है वो इस संगठन के सदस्य हैं। और इस संगठन का कार्य क्या है?
ठीक है, व्यापार को उदार बना करके रखना, ठीक है, वैश्वीकरण को उदार बना करके रखना कि कोई भी देश जो है बाजार पर या कंपनियों पर प्रतिबंध ना लगाए। इतना तो हो गया। अब आगे आता है भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, इसकी बात करते हैं। देखिए, भारत जो है पिछले 20 सालों में भारत ने बहुत ज्यादा तरक्की की, बहुत ज्यादा तरक्की की है। और पिछले 20 सालों में हमने देखा है कि बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियों ने भारत में निवेश किया है। और कंपनी कहां पर निवेश करती है, जहां पर उनको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि भारत के अंदर जो है मार्केट अच्छा है। अब भारत के अंदर वैश्वीकरण आने से हमको भी फायदा हुआ है। जैसा मैंने बताया, हमारे लिए विकल्प बढ़ गए हैं। जो भी कंपनियां हैं, ठीक है, वो आई, हमारे लिए विकल्प बढ़ गया। अब बात यह आती है कि जो हमारे देश में जो कंपनियां हैं उनके लिए भी अच्छा हुआ है। अच्छा कैसे हुआ है कि जब बड़ी कंपनियां या जो दूसरे देश से कंपनियां आती है तो वो नई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आती है और उन टेक्नोलॉजी का यूज फिर ये भी कर सकते, और हमें तो फायदा होता ही है। खैर, अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जियो, ठीक है, एक टाइम था जब जियो ने फ्री में सिमें बांट दी थी, फ्री में सिम बांट दी थी सबको, ठीक है, सबने खरीदी और 6 महीने तक फ्री के नेट का आनंद लिया, सबने आनंद लिया था। और फ्री में जब आपने नेट चलाया, उसके बाद जो नेट रिचार्ज आने लगा वो बहुत ही सस्ता आने लगा। पहले जो नेट आता था 200 रुपए में 2 GB आते थे, मैं बता दूं, वो भी 3G। 200 रुपए में 2 GB एक महीने के लिए, मतलब वो 2 GB जो है 1 महीने तक यूज करना होता था। और आज दिन में 10-10 GB तो हम खर्च कर देते हैं सीधा ही, ठीक है। पहले 2 GB मिलता था, वो भी 3G। और उसके बाद कुछ ऐसा किया मुकेश अंबानी जी ने कि 199 में डेली का 1.5 GB देते थे और 1 महीने तक। कितना सस्ता कर दिया था, ठीक है, नेट रिचार्ज। और जियो को देख करके जब जियो ने रेट कम की तो एयरटेल की जो सिम है वो लोगों ने खरीदनी बंद कर दी। फिर एयरटेल भी जियो की जगह आ गया। क्यों? कंपटीशन है, ठीक है, कंपटीशन है, तो एयरटेल भी नीचे आ गया। और फिर एयरटेल को भी लोग खरीदने लगे, क्योंकि एयरटेल ने भी जो रिचार्ज है वो सस्ते कर दिए। तो ये किस लिए, कैसे पॉसिबल है? वैश्वीकरण से पॉसिबल, ठीक है। आज मान लो केवल एयरटेल एक ही कंपनी होती, जियो होती नहीं, तो ये रेट कम नहीं होती, ठीक है। तो जियो जो है उसने अगर रेट कम की तो एयरटेल को भी साथ साथ में रेट कम करनी पड़ी। ये है वैश्वीकरण, ये है प्रतिस्पर्धा, ये है कंपटीशन, जिससे हमें फायदा होता है। उम्मीद करता हूं कि उदाहरण समझ में आया होगा, और ये उदाहरण आप लिख भी सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद आता है न्याय संगत वैश्वीकरण। न्याय संगत वैश्वीकरण, बात यह आती है कि अक्सर क्या है कि वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है वो अक्सर क्या हो जाती है, छोटे लोगों पर ध्यान नहीं देती। जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जिनको संरक्षण की आवश्यकता है, उन पर ध्यान नहीं देती। जैसे कि वैश्वीकरण में मैंने बताया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां तो ये चाहेगी कि उनको सस्ते से सस्ता श्रम मिले, तो हो सकता है कि वो जो मजदूर हैं उन पर वो शोषण करे, ठीक है। हो सकता है कि मजदूरों को वेतन कम दे और ज्यादा समय तक काम करवाए, ठीक है। तो इन सब चीजों पर सरकार को क्या करना चाहिए, नजर रखना चाहिए, और सरकार को यह देखना चाहिए कि कहीं पर वैश्वीकरण का गलत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा। और साथ साथ में जहां पर भी ऐसा हुआ है, कई मजदूर वर्ग के लोगों ने या कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों ने आंदोलन भी किए हैं, संघर्ष भी किए हैं,
इन सब चीजों को रोकना भी जरूरी है। ठीक है, केवल और केवल कंपनियों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, मजदूर वर्ग के लोगों को भी बढ़ावा देना जरूरी है। आपका ये जो चैप्टर है, बधाई हो, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और जो भी डाउट है, जो भी आपकी क्वेरी है, वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और एक काम है आपके लिए, जो आपको पता है आप कर देंगे, मेरे को पता है। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है वो दबाना है, घंटी का बटन दबाना है, लाइक करना है। ठीक है, और अपने जो दोस्त हैं जो 10th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, और उनको जरूरत है, उनको शेयर करो। ठीक है, जितना हो सके शेयर करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।